Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of invertebrates, BS Zoology 3rd, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's topic is phylum Arthropoda. जैसे कि आप जानते हैं हमने डिफरेंट फाइलम्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। तकरीबन हमने 3 फाइलम जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। दैट वाज फाइलम एनालिडा, मोलस्का एंड फाइलम अकाइनोडर्मेटा, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारे पास एक नया फाइलम है, दैट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसकी हमने सक्सेस की रीजंस डिस्कस करनी है। जैसे लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट्स ऑफ सक्सेस, मतलब कुछ ऐसी रीजंस हमने डिस्कस करनी है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये वेल अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि लैंड के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो तादाद में पाए जा रहे हैं। तो इनकी सबसे पहले हम इनकी सक्सेस की रीज़न डिस्कस करने से पहले हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स के इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स पाई जा रही हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और इनकी अगर हम एंसेस्ट्री या ओरिजिन की बात करें तो ये प्रोटोस्टोम से बिलोंग करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जा रही है, मीन्स के ओनली वन planes passing through the center divides the animal into 2 equal halves, that is called bilateral symmetry। और इनके अंदर मेटामरिज्म और टेगमेटाइजेशन का प्रोसेस है, मींस के इंटरनल सेगमेंटेशन इनके अंदर नहीं मौजूद होती, लेकिन ओबियसली इनकी बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर। इनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली इनका एक पार्ट होता है हेड, नेक्स्ट इज़ थॉरेक्स, और थॉरेक्स से जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ एब्डोमेन। तो 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नली इनकी बॉडी हमें डिवाइडेड नज़र आती है, लेकिन इंटरनली इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम की कोई स्पेशलाइजेशन, मतलब ऑर्गन सिस्टम के इनके अंदर डिवीजन नहीं होती, बल्कि एक कंटिन्यूस इनकी इंटरनल बॉडी पाई जाती है। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि इनके अंदर मेटामरिज्म और टेगमेटाइजेशन तो मौजूद है, जैसे कि एनालिड्स के अंदर भी पाई जा रही थी, लेकिन एनालिड्स के अंदर इंटरनल जो है वो सेगमेंटेशन भी थी, जबकि इसके अंदर कोई इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है। इसके अलावा अपेंडेजेस इनके जॉइंटेड हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। ओबियसली लोकोमोशन में तो इन्वॉल्व ही हैं, लेकिन साथ साथ ये जो है वो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हैं, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स का काम भी करते हैं और फीडिंग में भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है इनके अंदर, जो कि एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, क्यूटिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, और एक नॉन लिविंग आप कह सकते हैं ये स्केलेटन होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। इसका मतलब है अगर ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है तो इसको ये एक्सोस्केलेटन गिराना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्डाइसिस और मोल्टिंग। तो एक्डाइसिस और मोल्टिंग को हम कहते हैं द शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड एक्डाइसिस, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने एक्सोस्केलेटन को गिरा देता है, और जब उसने ग्रोथ करनी होती है तो फिर वो ग्रोथ करता है और दोबारा से अपना एक्सोस्केलेटन बना लेता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन या फिर मोल्टिंग, जिसकी डिटेल हमने नेक्स्ट डिस्कस करनी है। उसके अलावा इनके अंदर वेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, जस्ट लाइक एनालिड, जैसे हमने डिस्कस किया था कि उनके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जा रही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन्स कि इनके अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स नहीं होती, बल्कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ और साइनसेस में फ़्लो करके जो है वो आप कह सकते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। माउथ जो है वो इंजेक्शन का काम करता है, और इनस के थ्रू जो है वो डिफरेंट फीकल मटेरियल की इंजेक्शन होती है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। और इसके अलावा इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स है जब लार्वल स्टेज अपने एडल्ट स्टेज के अंदर जो है वो चेंज होती है फिजियोलॉजिकली, उसके अंदर जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, बॉडी फॉर्म उसकी चेंज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, जिसकी डिटेल भी हमने आगे डिस्कस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हमने जो है वो आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे आपको इसके अंदर एग्जांपल्स इसकी मोस्ट कॉमन अगर हम लिखें तो इसके अंदर इंसेक्ट्स मोस्ट कॉमन आ जाते हैं, इसके अंदर डिफरेंट क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, ये आपको क्रैब्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो ये इसकी जो है वो चंद एक एग्जांपल्स हैं। होप सो स्टूडेंट ये आपको जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम इनका रिलेशनशिप चेक करते हैं विद अदर एनिमल्स। जैसे कि जो कोई भी फाइलम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइलम है उसका अदर ऑर्गेनिज्म या अदर फाइलम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। द आर्थ्रोपोड्स एंड एनालिड्स आर क्लोजली रिलेटेड। जैसे हमने जब एनालिड्स का फाइलम डिस्कस किया था वहाँ पर भी हमने कहा था कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ड्यू टू सम सिमिलैरिटीज़ दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, जैसे कि इनके अंदर शाइजोसिलस सिलोम पाई जाती है, दोनों के अंदर माउथ इनके अंदर ब्लास्टोपोर से बनता है, पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड दोनों में पाई जाती हैं, और दोनों के अंदर मेटामरिज्म का फिनोमेना शो होता है। अब ये जो मेटामरिज्म का फिनोमेना है ये इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है कि एनालिड्स के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन भी होती है, जबकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाई जाती है। जिसकी ये जो हैं वो चंद एक रीजंस हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड और एनालिड का एंसेस्टर सेम है, लेकिन कुछ जोलॉजिस्ट अभी भी ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप को जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं, और उनका वो जो है वो बिलीव करते हैं कि दीज फाइलम आर नॉट
बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर, बल्कि इनके अंदर जो है वो तीन, वो कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो तीन सब फाइला हैं, आर्थ्रोपोड्स के जो है वो तीन सब फाइला हैं, दैट इज़ कैलिसिरेटा, क्रस्टेशिया एंड यूनिरेमिया। अब ये जो चौथा फाइलम है, सब फाइलम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, इसके जो कि जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, इसके एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए जो है वो इसको अब इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज़म का ग्रुप है या ऐसा सब फाइलम है जिसके तमाम इंडिविजुअल एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। अभी तक जो लिविंग हमारे पास आर्थ्रोपोड है वो इन तीन सब फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ कैलिसिरेटा, क्रस्टेशिया एंड यूनिरेमिया, जिसको हमने आगे नेक्स्ट डिस्कस भी करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप हो गया एनिलीड्स के साथ आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट हम इनका जो है वो सक्सेस की रीज़न्स डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज़म्स हैं, वेल अडॉप्टेड हैं, और इनकी जो है वो कंसंट्रेशन या अमाउंट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले इसकी रीज़न है मेटामरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन, मतलब इनके अंदर रिपीटिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स हैं, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप्ड ऑर्गेनिज़म है। एक्सोस्केलेटन इनके अंदर पाया जा रहा है, जो कि टाइम टू टाइम ये शेड भी कर देते हैं, और इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना है, मींस कि इनके अंदर लार्वल स्टेज जो है वो डिफरेंट होती है, एडल्ट स्टेज के अंदर वो चेंज होने का फिनोमेना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये तीन रीजंस हैं, ये तीन जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी सक्सेस की रीजंस हैं। नेक्स्ट हम इनको यही जो तीन प्रोसेस हैं इनकी एक एक करके डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो फिनोमेना है दैट इज़ मेटामरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन, एज वी हैव डिस्कस्ड इन एनालीड्स। अब हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन पहले भी डिस्कस की है। तो अगर हम इसको देखें तो हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी है। मेटामरिज्म को हम डिफाइन सिंपली कहते हैं कि सेगमेंटेड बॉडी, और टेगमेटाइजेशन को कहते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हम आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ हेड, देन इज़ थोरैक्स एंड देन इज़ एब्डोमेन। तो ये हमारे पास जो तीन बॉडी के पार्ट्स हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटामरिज्म, और हर पार्ट जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए हम ये जो स्पेसिफिसिटी है इस बेस पर हम इसको बोलते हैं टेगमेटाइजेशन। ठीक है, और इनकी जो है सेगमेंटेड, एक्सटर्नली बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन इंटरनल इनके अंदर कोई सेप्टा, मतलब इनकी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई सेप्टा मौजूद नहीं होता, उनके अंदर एक कंटिन्यूस सिस्टम पाया जाता है, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई डिवीजन नहीं होती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये आर्थ्रोपोड हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बनते हैं, हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो सेप्टा जो कि एक्सटर्नली इनको डिवाइड कर रहा होता है, वो इंटरनली इनकी बॉडी के अंदर डिवीजन नहीं कर रहा होता। इसके अलावा इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मेटामेरिकली अरेंज नहीं होते, और जो डिफरेंट जोलॉजिस्ट हैं वो इसकी क्या रीज़न देते हैं कि इंटरनली ऑर्गन्स इनके क्यों डिवाइडेड नहीं है, वो ये रीज़न देते हैं हमें कि इन्हें इंटरनली जो है वो ऑर्गन्स डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स की इन्हें ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओबियसली इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है जो इन्हें सपोर्ट भी दे रहा है। सपोर्ट, हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट का फंक्शन भी तो यही था ना, जब हमने एनालिड्स के अंदर डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स हैं वो एनालिड्स को लोकोमोट करने में भी हेल्प करते हैं और साथ साथ उसको सपोर्ट भी देते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों फंक्शंस जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर उनका एक्सोस्केलेटन परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए उन्हें हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट नीडेड, एक्सोस्केलेटन रिप्लेसेस द हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ एनालिड फॉर सपोर्ट। ठीक है, कि उन्हें जो है वो एक्सोस्केलेटन उनके अंदर पाया जा रहा है, इसलिए उन्हें हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि जो हर बॉडी का पार्ट है या हर बॉडी का रीजन है, इसको हम बोलते हैं मेटामेयर। ठीक है, इसको हम मेटामेयर या टेगमेटा भी बोल सकते हैं। टेगमेटा मतलब कहते हैं बॉडी के रीजन को, मतलब हर बॉडी का जो हमारा पास रीजन है वो स्पेशलाइज हो गया है फंक्शन के लिहाज से। जैसे सपोज़ ये हमारे पास हेड था, तो हेड के ऊपर आपको पता है सेंसरी अपेंडेजेस होंगे, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसके अलावा फीडिंग के लिए इसके पास माउथ मौजूद होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इसका टेगमेटा है, ये वाला जो रीजन है वो फीडिंग के लिए स्पेशलाइज है, सेंसरी परसेप्शन के लिए स्पेशलाइज है। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी के रीजन्स में इसके आपको पता है अपेंडेजेस भी पाए जा रहे होंगे। तो इसका मतलब है डिफरेंट बॉडी के रीजन इसको लोकोमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो इसका एब्डोमेन का पोर्शन है इसके अंदर विजुअल ऑर्गन्स पाए जा रहे होंगे। तो इट मीन्स कि ये जो लास्ट का एब्डोमेन का पोर्शन है ये विजुअल फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर टेगमेटाइजेशन है, मींस के स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स हैं। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन हो गया मेटाबॉलिज्म एंड टेगमेटाइजेशन का। और नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल जो है वो स्केलेटन होता है, जॉइंटेड स्केलेटन होता है बेसिकली, जो कि क्यूटिकल से मिलकर बनता है। और आपको पता है क्यूटिकल हमारे पास एक जो है वो लिपिड से मिलकर बनती है, दैट इज़ क्यूटिन।
ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो क्यूटिन एक लिपिड है जो इसके अंदर पाया जाता है, और वो ऑब्वियसली आपको पता है लिपिड्स नॉन पोलर होते हैं। तो इसका अगर हम फंक्शन डिस्कस करें एक्सोस्केलेटन का, तो ये बेसिकली हम कहते हैं प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और साथ साथ सपोर्ट भी देता है। इम्परमिएबल होता है वाटर के लिहाज से, मतलब वाटर को जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं होने देता। अगर ये आपको पता है ज़्यादातर जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर पानी की कमी होती है, मतलब ड्राई कंडीशंस होती हैं। तो ऑब्वियसली इन्हें वाटर लॉस से बचना है। अगर इन्हें इनकी बॉडी से मुकम्मल तौर पर वाटर जो है वो लॉस होता जाएगा तो इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इस नुकसान से बचने के लिए इनके अंदर क्या मौजूद है, क्यूटिन की लेयर पाई जा रही है जो कि इनके एक्सोस्केलेटन में पड़ी होती है। वो इन्हें वाटर लॉस से बचाती है क्योंकि वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिहाज से, और वो वाटर को लॉस होने से बचा रही होती है। और इसके अलावा इनके अंदर जो इनका एक्सोस्केलेटन है एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ लीवर्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट, मतलब इनके जो एक्सोस्केलेटन है उसके साथ ही इनके मसल्स अटैच होते हैं जो कि इन्हें जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे आपको भी पता है कि हमारे अंदर अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो हमारे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर भी जो स्केलेटन है उन्हीं के साथ जो है वो मसल्स अटैच होते हैं थ्रू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। आपको पता है ना मसल्स के जो अटैचमेंट के पॉइंट हैं दैट इज़ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स के ज़रिए से मसल्स हमारी जो है वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बोन्स को जो है मूव करने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक लीवर, जैसे हमारी आर्म्स मूव करती हैं, हम अपने नीज़ को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं, अपनी लेग्स को जो है वो आप कह सकते हैं मूव करवा सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो हमारी बोन्स मूव कर रही हैं, बोन्स तो जो हमारा स्केलेटन है वो तो इट सेल्फ मूव नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ मसल्स अटैच ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर भी इनके जो है वो स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं जो कि लीवर की तरह काम कर रहे होते हैं और इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा हम कहते हैं कि इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो उनकी बॉडी को पूरी तरह से जो है वो एनक्लोज कर रहा होता है। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेट्स बन जाती हैं जो कि इसको आप कह सकते हैं इंटीरियर होती है, पोस्टीरियर प्लेट होती है, डॉर्सल प्लेट होती है, वेंट्रल प्लेट होती है, लेटरल प्लेट्स होती हैं जो कि इनको पूरी तरह से कवर कर रही होती हैं। और बेसिकली ये जो सारा का सारा इसका एक्सोस्केलेटन है वो नॉन लिविंग होता है जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, इसकी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं और ये आउटसाइड ऑफ द आर्थ्रोपोड को कम्प्लीटली कवर कर रहा होता है और डायरेक्टली इसे हम कह सकते हैं थस इट्स एपिडर्मिस इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर और वाटर। ओबियसली अगर सपोज़ ये इंसेक्ट है तो इंसेक्ट की ये जो आउटर लेयर होती है इसको आप एपिक्यूटिकल बोलते हैं या एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है जो कि क्यूटिकल से मिलकर बना है। इट मीन्स इसकी जो एपिडर्मिस है वो तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज नहीं हो रही और वाटर के साथ एक्सपोज नहीं हो रही, इसीलिए हम इसकी एपिक्यूटिकल को हाइपोडर्मिस का नाम भी देते हैं। चूँकि इसकी एपिक्यूटिकल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ या एयर के साथ या वाटर के साथ एक्सपोज नहीं होती, चूँकि उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है क्यूटिकल का, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो एपिडर्मिस है उसको हम हाइपोडर्मिस का नाम भी दे सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली कवर हुई होती है एक्सोस्केलेटन के साथ, मतलब इसके अंदर प्लेट्स बन रही होती हैं। डॉर्सल प्लेट है जो कि मतलब ऊपर वाली बॉडी को हम ऊपर वाला जो इसकी बॉडी का पोर्शन है उसको हम डॉर्सल कह सकते हैं, जो लोअर पोर्शन है उसको हम वेंट्रल कहते हैं और जो साइड्स का पोर्शन है उसको हम लेटरल कहते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी बॉडी जो है वो इस तरह से कवर हुई होती है थ्रू क्यूटिकल या फिर एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, आर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन है जो इसकी प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके एक्सोस्केलेटन है। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके एक्सोस्केलेटन की जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। अगर हम लेयर की बात कर लें तो 2 लेयर्स इसके अंदर पाई जा रही हैं। ठीक है, पहली हमारे पास लेयर है दैट इज़ एपिक्यूटिकल और सेकंड हमारे पास लेयर है दैट इज़ प्रोक्यूटिकल। ठीक है, एपिक्यूटिकल को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, इम्परमिएबल टू वाटर है, बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। चूँकि इसके अंदर जो है वो कंपोजिशन वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, एपिक्यूटिकल के अंदर वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की कंपोजिशन है जो कि वाटर के लिहाज से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्टिसाइड्स के लिहाज से इसको इम्परमिएबल बना रही होती है। ठीक है, इसके अंदर वैक्स की और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन जो मौजूद है, जैसे हमने कहा ना लिपोप्रोटीन है मतलब लिपिड्स और प्रोटीन है। इसके अंदर जो प्रोटीन है एपिक्यूटिकल के अंदर वो स्क्लेरोटाइज्ड होती हैं। स्क्लेरोटाइज्ड मतलब क्रॉस लिंकेजेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो हार्डनिंग दे रही होती हैं, इसके स्केलेटन को सपोर्ट दे रही होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये इसकी एपिक्यूटिकल है, आउटर मोस्ट जो है वो आपको लेयर नज़र आ रही है एपिक्यूटिकल की।
ठीक है। ये जो एपिक्यूटिकल है इसके अंदर प्रोटीन की सिक्रीशंस भी हैं, लिपिड्स की सिक्रीशंस भी हैं, जो इसको जो है वो क्रॉस लिंकेजेस के ज़रिए से बहुत ज़्यादा स्क्लेरोटाइज कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड बना रही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो लेयर है दैट इज़ प्रोक्यूटिकल, जो कि डीपर थिकेस्ट लेयर है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। काइटिन आपको पता है जो है वो पॉलीसेकेराइड है, और प्रोटीन भी इसके अंदर है। आउटर पोर्शन में भी डार्कन एंड हार्डन बाय स्क्लेरोटाइजेशन, मतलब प्रोटीन जो है वो आउटर पोर्शन में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉस लिंकेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्क्लेरोटाइज हुई होती हैं। मतलब स्क्लेरोटाइज का सिंपल मतलब है हार्डनिंग। ठीक है। और विद कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। ये लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होती है, मतलब आर्मर का काम करती है। आर्मर जैसे लोहे का लिबास होता है ना, ज़िरा जिसे आप बोलते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है लेकिन मूव भी कर सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है, तो उस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। ये जो प्रोक्यूटिकल है इसको हम फर्दर 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आउटर जो हमारे पास प्रोक्यूटिकल होती है उसको हम एक्सोक्यूटिकल कह सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इंटरनल लेयर होती है दैट इज़ एंडोक्यूटिकल। ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये हमारी एपिक्यूटिकल है, ये एक्सोक्यूटिकल है, और ये वाली पोर्शन हमारा एंडोक्यूटिकल है। तो ये जो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है ये दोनों मिलकर हमारे पास प्रोक्यूटिकल बना रही हैं। ठीक है। और इसके अंदर आपको कैल्सीफाइड एंडोक्यूटिकल नज़र आ रही है, ये अनकैल्सीफाइड है। ओबियसली अगर ये कैल्सीफाइड है तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है, और अगर अनकैल्सीफाइड है तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि प्रोटीन्स की सिक्रीशन इसके अंदर ज़्यादा पाई जा रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास, इसके अलावा इसके अंदर आपको ये जो है वो डिफरेंट डक्ट्स खुलती नज़र आ रही हैं। ये इसके टेगमेंटल ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, बेसमेंट लेयर है, तो इसके अंदर डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स ओपन हो रहे होते हैं इसकी एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि इसके अंदर ये जो इसकी प्रोक्यूटिकल होती है, ठीक है, प्रोक्यूटिकल की बात करें तो प्रोक्यूटिकल इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसका प्रोक्यूटिकल के। अगर हम एक्सपेरिमेंटली उसको अल्कली के अंदर, वीक एसिड्स के अंदर हल करने की कोशिश करें, डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, तो वो हरगिज़ डिज़ोल्व नहीं होती प्रोक्यूटिकल। मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको लैब्स के अंदर जो है वो ये परफॉर्म करें कि इसकी जो है प्रोक्यूटिकल है उसको हम डिफरेंट बेसिस के अंदर या एसिड्स के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होती। इसका मतलब है कि यही रीज़न है कि आर्थ्रोपोड इतने ज़्यादा डिफरेंट मीडियम के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब हाईली जो है वो एसिडिक मीडियम में या हाईली बेसिक मीडियम में भी आसानी से सर्वाइव कर रहे होते हैं। यही रीज़न है कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। तो ये इसकी जो है वो रीज़न्स हो गई हैं जो कि हमें जो कि इनके जो है वो एक्सोस्केलेटन को आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल बना रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की बात कर लें कि हमारे पास ये जो इसका एक्सोस्केलेटन है जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास ये जो प्रोक्यूटिकल है उसके अंदर काइटिन भी पाई जा रही है जो कि लेदरी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड है और इसके अलावा इसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकेजेस की वजह से हार्डन एक्सोस्केलेटन बन जाता है और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन हुई होती है जो कि एक्सोस्केलेटन को रेजिलेंसी देती है और डिस्टॉर्शन होने से बचाती है। ठीक है। डिस्टॉर्शन मतलब शक्ल बिगड़ जाना, शेप का ख़राब हो जाना, वो इसकी बेसिकली डिस्टॉर्शन अगर एक्सोस्केलेटन में होगी वो विंग्स और जंपिंग की वजह से, विंग्स की जब फ्लैपिंग होती है, ये जंपिंग होती है तब होती है। बेसिकली जो इसका इनर पोर्शन है वो प्रोक्यूटिकल से मिलकर बना होता है जो कि एक आप कह सकते हैं कि हार्डन स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी मॉडिफिकेशंस की बात कर लें कि इसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। हार्ड प्रोक्यूटिकल कॉजेज मैनी मॉडिफिकेशन एंड अडॉप्टेशंस इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये जो प्रोक्यूटिकल है बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुई होती है और जस्ट लाइक आर्मर का काम कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया आर्मर जो है वो जस्ट लाइक लोहे का लिबास, ज़िरा जिसे आप बोलते हैं, कि जिसके अंदर एक टाइम पर जो है वो हार्डनिंग भी है और सेकेंडली वो फ्लेक्सिबल भी है कि मूव भी करवा सकती है। ठीक है। इसके अलावा फिल्म रिजेस एंड बार्स आर फॉर्म दैट आर यूज्ड फॉर मसल अटैचमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक इनके अंदर मसल्स की अटैचमेंट नहीं होगी ये मूव नहीं कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली इनकी जितनी भी प्लेट्स होती हैं स्केलेटन की उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं थ्रू फिल्म रिजेस एंड बार्स। ठीक है। जिसकी वजह से ये लोकोमोट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
उसके बाद इनके अंदर एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है वो डिफरेंट बार्स पाई जा रही होती हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो है वो आप कह सकते हैं यही बार्स और रिजिस जो हैं वो उनको मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करवाती हैं। क्यूटिकल इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म सेंसिला, ठीक है। सेंसिला इनके अंदर जो है वो ब्रिसल्स की सूरत में, लेंजेस की सूरत में प्रेजेंट होता है, जो कि एज अ सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा होता है। मॉडिफाइड फॉर गैस एक्सचेंज, कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा एक्सोस्केलेटन के अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड स्ट्रक्चर हैं, तो ओबियसली इनके अपेंडेज के ऊपर भी एक्सोस्केलेटन होता है। तो ओबियसली अगर अपेंडेज जॉइंट हैं तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी जॉइंटेड ही होगा, मतलब ये जो इसका अपेंडेज है इसके ऊपर अलग से एक्सोस्केलेटन होगा और इसके ऊपर अलग से एक्सोस्केलेटन होगा। और ये जो दोनों एक्सोस्केलेटन की प्लेट्स हैं ये आपस में जॉइंटेड होंगी थ्रू आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो जॉइंट्स जो हैं वो उनको ज्वाइन कर रही होती है, और ये थिनर मेम्ब्रेन होती है और लेस हार्डन्ड एरियाज़ में पाई जाती है, मतलब जॉइंट्स में पाई जा रही है, ठीक है। तो ये इनके जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं एक्सोस्केलेटन की। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज़ मोल्टिंग और एक्टाइसिस, ठीक है। मोल्टिंग आपको पहले बताया कि इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है ये टाइम टू टाइम उस एक्सोस्केलेटन को शेड कर देते हैं। शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज़ कॉल्ड मोल्टिंग, क्योंकि इन्होंने ग्रो करना होता है। जैसे बिल्कुल ये उस तरह की एग्जांपल है जैसे हम जो है वो ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो हम साइज़ में ग्रो कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम हमारा जो है वो आप कह सकते हैं हाइट भी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो जब इंसान ग्रो कर रहा है तो उस दौरान उसकी आप कह सकते हैं कि जो उसके कपड़े हैं वो भी ओबियसली, जो बच्चा है वो अगर बड़ा हो रहा है तो उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो हमें उसके बड़े साइज़ के कपड़े बनवाने पड़ते हैं। तो जो उसके कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, ड्रेस है, वो बिल्कुल जस्ट लाइक एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा है कि एक्सोस्केलेटन अब अगर वो छोटा हो गया तो उसको नया बनाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी यही काम होता है कि जो उसका एक्सोस्केलेटन है ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है, जब वो ग्रो करेगा तो उसका पिछला जो एक्सोस्केलेटन है वो साइज़ में छोटा हो जाता है। तो क्या करता है वो उसको शेड कर देता है, उसको आप कह सकते हैं वेस्ट कर देता है, उसको गिरा देता है और फिर न्यू एक्सोस्केलेटन अपना बना लेता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मोल्टिंग और एक्टाइसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपोड इज़ कॉल्ड मोल्टिंग और एक्टाइसिस, ठीक है। और ये एक हार्मोन के ज़रिए से होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्डाइसोन, ठीक है। ये एक हार्मोनल प्रोसेस है जो कि एक्डाइसोन कहलाता है, उसके ज़रिए से ये हो रहा होता है। और ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज है हमारे पास हाइपोडर्मल ग्लैंड। अब आपको बताया था कि हाइपोडर्मिस क्या है। हाइपोडर्मिस हमने कहा कि हमारे पास जो एपिडर्मिस है उसको ही हम हाइपोडर्मिस कह सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसकी जो हाइपोडर्मिस है उसको हम जो है यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारे पास इसकी एपिडर्मिस होती है उसको ही हम हाइपोडर्मिस कह सकते हैं। क्यों हाइपोडर्मिस कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो एपिडर्मिस है वो कम्प्लीटली कवर तो होती है लेकिन वो डायरेक्टली आप कह सकते हैं एयर और वाटर के साथ एक्सपोज नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यही एपिडर्मिस, इसको हम हाइपोडर्मिस कह रहे हैं। अब ये जो हमारे पास हाइपोडर्मिस है, हम कहते हैं कि ये जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं, इसके हाइपोडर्मिस के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जा रहे होंगे दैट आर कॉल्ड हाइपोडर्मल ग्लैंड सिक्रीट इंजाइम्स दैट स्टार्ट डाइजेस्टिंग द ओल्ड प्रोक्यूटिकल एंड सेपरेट द हाइपोडर्मिस एंड एक्सोस्केलेटन। क्या मतलब है इसका कि हाइपोडर्मल ग्लैंड से कुछ इंजाइम सिक्रीट होंगे, वो इंजाइम्स क्या करेंगे, वो प्रोक्यूटिकल को, ओल्ड प्रोक्यूटिकल मतलब जो इंटरनल लेयर थी उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हाइपोडर्मिस और एक्सोस्केलेटन एक दूसरे से अलहदा हो जाएगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाली एपिक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल है, मतलब ये एक्सोस्केलेटन की लेयर्स हैं। नीचे जो हमारे पास हाइपोडर्मिस है, जैसे ही हमारे पास ये जो हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो इंजाइम सिक्रीट करना शुरू करते हैं तो प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट होती है तो हाइपोडर्मिस और जो हमारे पास एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल सिक्रीटेड, नई प्रोक्यूटिकल बनना मतलब एपिक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। द एनिमल स्ट्रेचेस बाय एयर और वाटर इनटेक, पोर्स इन द प्रोक्यूटिकल सिक्रीट्स एडिशनल एपिक्यूटिकल, के प्रोक्यूटिकल्स में पोर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रही है और ये सेपरेशन हो रही है, देखिए ज़रा कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है और जो इसकी एपिक्यूटिकल है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर पोर्स बन रहे हैं, जो पोर्स हैं वो इसकी आप कह सकते हैं एडिशनल एपिक्यूटिकल सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिट्स एंड स्क्लेरोटाइजेशन हार्डन द न्यू एक्सोस्केलेटन, के नई जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स की डेपोजिशन होती है, स्क्लेरोटाइजेशन मतलब
जो है वो आपस में क्रॉस लिंकेजेस बनाती हैं, जिसकी वजह से नया एक्सोस्केलेटन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और जो पुराना एक्सोस्केलेटन है आप कह सकते हैं कि उसको जो है वो शेड कर दिया गया है और नया एक्सोस्केलेटन हमारे पास बन गया है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, मोल्टिंग और एक्डाइसिस को। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें, द रेडिकल चेंज इन द बॉडी फॉर्म एंड फिजियोलॉजी, कि ना सिर्फ शक्ल का मतलब बॉडी फॉर्म के अंदर चेंज आना बल्कि फिजियोलॉजी के अंदर भी चेंज आना। फिजियोलॉजी आप कहते हैं फंक्शनिंग हो, के बॉडी के फंक्शंस चेंज हो जाते हैं फ्रॉम इमेच्योर टू लार्वल स्टेज। इमेच्योर लार्वल स्टेज टू एडल्ट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, के इमेच्योर स्टेज से एक लार्वल स्टेज जो है वो एक अडल्ट का बनना, जिसके अंदर ना सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है बल्कि उसकी फंक्शनिंग भी चेंज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इट रिड्यूसेस कंपटीशन बिटवीन एडल्ट एंड इमेच्योर स्टेजेस, जिसकी वजह से चूँकि एडल्ट और इमेच्योर स्टेजेस की जो है वो फंक्शनिंग ही अलग है, उसकी बॉडी की शेप अलग है, उसकी फीडिंग का मेथड अलग है, तो ओबियसली जब उनके सारी काम ही अलग हैं, उसकी फंक्शनिंग ही अलग है, तो ओबियसली उन दोनों के दरमियान भी कोई कंपटीशन नहीं होगा। चूँकि कंपटीशन तो दो चीज़ों के दरमियान होता है ना, जो कि बिल्कुल सिमिलर हों। ठीक है, जब चीज़ें ही डिफरेंट है, उनका काम ही डिफरेंट है, तो ओबियसली उनके दरमियान कंपटीशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एडल्ट क्रैब्स प्रॉल ऑन द सैंडी बॉटम। प्रॉल मतलब बेआवाज़ हरकत करते हैं, कौन? ये जो एडल्ट क्रैब्स होते हैं हमारे पास, वो सैंडी बॉटम्स के ऊपर या मेरीन हैबिटेट के ऊपर आसानी से बगैर आवाज़ किए वो हरकत करते हैं। इन द अदर हैंड द लार्वल क्रैब्स लिव्स एंड फीड ऑन प्लैंकटन, कि ये जो हमारे पास लार्वल स्टेजेस होती हैं क्रैब्स की, वो ज़मीन पर जो है वो रहते हैं और फीड करते हैं प्लैंकटन्स के ऊपर, जबकि ये हमारे पास जो एडल्ट क्रैब्स हैं वो सैंडी बॉटम और मरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनका जो है वो चूँकि इन्वायरमेंट ही डिफरेंट हो गया है, फीडिंग मेथड ही डिफरेंट हो गए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करते और आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कैटरपिलर की। कैटरपिलर इंसेक्ट्स का लार्वा होता है जो कि लीफी वेजिटेशन के ऊपर फीड करता है, जिसकी बॉडी जस्ट लाइक हमें इस तरह से नज़र आती है कैटरपिलर की। तो ये जो कैटरपिलर है ये लीव्स के ऊपर, लीफी वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रहा होता है, फिर ये जो है वो लार्वा चेंज हो जाता है। ये जो कैटरपिलर है ये नेक्टर फीडिंग एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई या फिर मोथ। बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो जाता है या फिर मोथ के अंदर चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो इसकी लार्वल स्टेज है ये एक डिफरेंट है, जो कि लीफी वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रही थी, और ये जो बटरफ्लाई या मोथ है ये तो एंटायरली नेक्टर के ऊपर फीड कर रहा होता है। तो इसका जब फीडिंग जो है वो डिफरेंट हो गई, इसलिए ये एक दूसरे के साथ इमेच्योर स्टेजेस और एडल्ट स्टेजेस जो हैं वो आपस में कम्पीट नहीं करती फॉर फूड एंड लिविंग स्पेस। ठीक है, इन सम आर्थ्रोपोड लार्वी आल्सो एक्ट एज डिस्पर्सल स्टेज, कि ये डिस्पर्सल का भी काम करती हैं, कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होने का भी फंक्शन प्ले कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एडल्ट एंड मैच्योर स्टेजेस डोंट कम्पीट विद ईच अदर थ्रू फॉर फूड एंड लिविंग स्पेस। ठीक है, तो ये फिनोमेना इसके अंदर हो गया मेटामॉर्फोसिस का। मेटा मीन चेंज, मॉर्फोसिस मीन शेप, के शेप के अंदर जो चेंज आने का फिनोमेना है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास सब फाइलम आ जाता है, दैट इज़ सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, जिसको मैंने आपको बताया कि ये ऐसा फाइलम है जिसके तमाम तरह ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। ठीक है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये पाए जा रहे थे जब ये मौजूद थे, तकरीबन कैम्ब्रियन टू कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर ये पाए जाते थे। ये हमारे पास एक आप कह सकते हैं टाइम पीरियड है जो कि फाइलेटिक लिनिएज के लिहाज से हम देखते हैं। ये जो कैम्ब्रियन टू कार्बोनीफेरस पीरियड है उस दौरान ये ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, और इनकी बॉडी को भी हम 3 लोब्स के अंदर डिवाइड करते थे, दैट वाज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 1 पेयर ऑफ एंटीना भी पाए जा रहे थे जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर का काम करते हैं, और इनके अंदर बायरेमस अपेंडेजेस थे। बायरेमस अपेंडेजेस कहते हैं कि ऐसे अपेंडेजेस जो कि 2 मतलब डबल ब्रांच है, सपोज़ ये इनका हेड है, ये थोरैक्स है, तो इस तरह से इनके डबल अपेंडेजेस अगर निकलते हैं तो इसको हम बोलते हैं बायरेमस अपेंडेजेस, जो कि 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइलोबाइटोमॉर्फा था जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो सब फाइलम है दैट इज़ सब फाइलम कैलिसरेटा। ठीक है, कैलिसरेटा में हम कहते हैं कि इनकी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोसोमा एंड ओफिस्थोस्टोमा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसकी बॉडी की डिवाइड किया, प्रोसोमा एंड ओफिस्थोस्टोमा, और इसके अंदर फर्स्ट पेयर जो अपेंडेजेस का होता है दैट उसको हम कैलिसरा बोलते हैं। ठीक है, सपोज़ ये इनकी बॉडी है तो इनके अंदर जो फर्स्ट पेयर अपेंडेज का होता है दैट इज़ कॉल्ड कैलिसरा। ठीक है, तो यहीं से इनका जो है सब फाइलम का नाम जो है ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कैलिसरेटा। ठीक है,
और इसकी बॉडी को हमने कहा कि ये यूजुअली सेगमेंटेड होती है। फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस को कैलिसिरा कह दिया। और इसके अलावा इनके अंदर सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस मौजूद होते हैं जिनको हम पाल्प्स कह सकते हैं। इनकी बॉडी हमें इस तरह से डिवाइडेड नज़र आती है, जो है जिसको हमने कहा प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर पायरिसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको डिफरेंट फीडिंग जो है मोड में हेल्प कर रहे होते हैं। ये तो हो गया सब फाइलम कैलिसरेटा। इस सब फाइलम कैलिसरेटा को हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारे पास क्लासिफिकेशन की एक स्कीम होती है, जैसे दैट इज़ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो किंगडम भी है हमारे पास, हो गया। फाइलम हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। सब फाइलम हमारे पास ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है। और क्लास की बात करें तो क्लास हमारे पास मेरोस्टोमेटा। ये जो मेरोस्टोमेटा है ये मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और इनके अंदर बुक गिल्स मौजूद होते हैं ओफिस्थोस्टोमा के अंदर। ओफिस्थोस्टोमा जो इनका सेकंड पार्ट है या सेकंड इनकी बॉडी का सेगमेंट है, उसके अंदर इनके जो है वो बुक गिल्स मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं एनक्लोज्ड गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बुक गिल्स बोलते हैं। और ये जो फाइलम है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास वाटर स्कॉर्पियंस हैं, हॉर्स शू क्रैब्स हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो एग्जांपल हो गई कैलिसरेटा की। अंदर जो क्लास है मेरोस्टोमेटा, उसकी जो है हमारे पास एग्जांपल है, जिसके अंदर हमने कहा कि बुक गिल्स मौजूद हैं। इनके अंदर भी कैलिसरा भी पाए जाते हैं, पाल्प्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हमने इसके अंदर डिस्कस की वाटर स्कॉर्पियंस की। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है, दैट इज़ क्लास एरेक्निडा, ठीक है। एरेक्निडा हमारे पास मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। बुक लंग्स पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। लंग्स हैं इनके अंदर, गिल्स नहीं है, लंग्स हैं, चूँकि इनके ये लैंड पर पाए जा रहे हैं, जबकि हमने मेरोस्टोमेटा को कहा था कि वो मेरीन वाटर में पाए जा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर गिल्स थे, जबकि इनके अंदर क्या हैं, लंग्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिया भी हो सकता है इनके अंदर। और इसके अलावा इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं इनके अंदर, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं तो इन्होंने मूव करना है, इसलिए इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स पाई जा रही हैं। एग्जांपल इनके अंदर आ जाती हैं स्कॉर्पियंस की, स्पाइडर्स की, टिक्स और माइट्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज़ पिक्नोगोनीडा, ठीक है। पिक्नोगोनीडा को हम देखें तो पिक्नोगोनीडा हमारे पास इनके अंदर रेड्यूस्ड एब्डोमेन होता है, ठीक है। बहुत कम जो है वो छोटा सा एब्डोमेन होता है और स्पेशल रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद नहीं होते। और 4 से 6 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स इनके अंदर पाई जा सकती हैं। और ये तकरीबन ओशंस में इनकी वैरायटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि सी स्पाइडर्स वगैरह, ठीक है। इनके अंदर जो है वो सी स्पाइडर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सब फाइलम कैलिसरेटा की क्लासेस थी। नेक्स्ट हमने सब फाइलम डिस्कस करना है, दैट इज़ सब फाइलम क्रस्टेशिया, ठीक है। क्रस्टेशिया के अंदर हमारे पास मोस्टली ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जिनके अंदर जो है हेड के ऊपर 2 पेयर्स ऑफ एंटीना पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिला, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है क्रस्टेशिया का, ठीक है, सब फाइलम क्रस्टेशिया, ठीक है। सपोज अगर इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट है तो इस तरह से इनकी बॉडी की फ्रंट साइड पर इस तरह से 2 पेयर्स ऑफ एंटीना पाए जाते हैं और इस तरह से साइड पर जो है वो 2 पेयर्स ऑफ मैंडिबल भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है वो आप कह सकते हैं मैंडिबल्स का पेयर है, 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिला है। और इसके अलावा इनके अंदर बायरेमस अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं। बायरेमस मतलब 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो इनके 2 ब्रांचेस के अंदर इनके अपेंडेजेस डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर माउथ पार्ट्स को हम कहते हैं मैक्सिला और मैंडिबल, जो जॉस को कहते हैं ना, तो ये जो इनके मैंडिबल और मैक्सिला हैं ये इनके माउथ पार्ट्स हैं बेसिकली। और इसके अलावा हम कहते हैं कि इनके अंदर जो एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है, वो इनकी क्लास के हवाले से अगर हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करें क्लासेस के लिहाज से, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है दैट इज़ रेमीपीडिया, ठीक है। रेमीपीडिया के हमारे पास, ठीक है, रेमीपीडिया में हम देखें तो ये हमारे पास इसके अंदर सिर्फ सिंगल स्पीशी है, एक ही स्पीशी इसके अंदर आती हैं, जिसके अंदर तकरीबन 30 सेगमेंट्स पाए जाते हैं और हर सेगमेंट के अंदर बायरेमस अपेंडेजेस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज़ सेफेलोकार्डिया। सेफेलोकार्डिया में हमारे पास स्मॉल मेरीन क्रस्टेशियंस होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म होती है, लीफ लाइक बॉडी होती है और ट्राईरेमस अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसके अंदर ट्राईरेमस आपको पता है कि ट्राई मीन 3, तो इसके अंदर बेसिकली 3 जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं सेफेलोकार्डिया के अंदर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो है वो ट्राईरेमस अपेंडेजेस हैं,
और इसके अलावा इनका जो एब्डोमेन है उसके ऊपर कोई अपेंडेज नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये जो है वो क्लास फेलोकार्डिया को देख लिया। उसके बाद ब्रेंकियोपोडा है हमारे पास। ब्रेंकियोपोडा को हम कहते हैं कि ये फ्लैटेंड होते हैं, लीफ लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। अपेंडेजेस इनके अंदर रेस्पायरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, फिल्टर फीडिंग के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं और लोकोमोशन के लिए भी यूज़ होते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे फंक्शन जो हैं वो अपेंडेजेस परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो एग्जांपल हमारे पास वाटर फ्लीज आ जाती हैं, फेरी श्रिम्प्स आ जाते हैं, श्रिम्प्स वगैरह और फ्लीज वगैरह इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट है मेलैकोस्ट्रैका। ठीक है, मेलैकोस्ट्रैका में हम कहते हैं कि इनके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो क्रॉलिंग के लिए यूज़ होते हैं, फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं, स्विमिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। और इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास श्रिम्प्स की, क्रैब्स की और क्रे फिशेस की आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्लासेस है ना इनके सिर्फ आपने एक एक करेक्टर कर लेने हैं और साथ में आपने एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल्स आपने साथ साथ याद कर लेनी है। ठीक है, कोपोडा की देखें तो कोपोडा में हमारे पास ये जो है वो फीडिंग के लिए इनके अपेंडेजेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। एंटीना इनके अंदर मॉडिफाई होते हैं स्विमिंग के लिए। ठीक है, और इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास कोपोड की आ जाती है। कोपोड जो है वो एक ऑर्गेनिज़म है। और इसके अलावा सिरीपीडिया हमारे पास लास्ट इसकी क्लास है जो कि सिजाइल हैं। सिजाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी सेडिमेंट के साथ या रॉक्स वगैरह के साथ ये अटैच हो जाते हैं और अपनी पूरी बॉडी को जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के वॉल्व्स के अंदर इन्होंने क्लोज़ किया होता है। जैसे हमने मोलस्का के अंदर देखा था, बाईवेल्व्स वगैरह जो थे उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को शेल्स के अंदर एनक्लोज़ किया हुआ था। बिल्कुल इसी तरह ये जो सिरीपीडिया है इनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट के वॉल्स होते हैं जो जिसके अंदर ये एनक्लोज़ हो जाते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर आ जाती हैं ब्रैंकेल्स की एग्जांपल हमारे पास सिरीपीडिया के अंदर। और लास्ट में हमारे पास है सबफाइलम यूनिरेमिया, जिसके अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स जो इसके माउथ का पार्ट है, मैंडिबल्स भी मौजूद होते हैं। और इसके अलावा यूनिरेमस इसके अंदर अपेंडेजेस हैं। यूनिरेमस मतलब एक ही ब्रांच होती है, इसके अपेंडेजेस ब्रांच में डिवाइड नहीं होते, बस सिंगल जो है वो इसके अंदर पेयर होता है। ठीक है, यूनिरेमस इसलिए हम इसे बोल रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं और इसके रिलेटिव्स मतलब जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास यूनिरेमिया के अंदर आ जाते हैं। चूँकि नाम से ज़ाहिर है यूनिरेमिया मतलब सिंगल ब्रांच होती है। इनके अपेंडेज जो है वो सिंगल इस तरह से होता है, जॉइंटेड तो होता है लेकिन सिंगल होता है, उसके अंदर से कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही होती हैं। अगर क्योंकि 2 ब्रांचेस निकलती हैं तो उसे हम बाइरेमस बोलते हैं, 3 निकलती हैं तो उसे हम ट्राइरेमस बोलते हैं। लेकिन चूँकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिरेमिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। तो ये हमारे पास था फाइलम आर्थ्रोपोडा। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।